नमस्कार। आज हम बीए पार्ट तृतीय में थिंकर से संबंधित जो पेपर है उसमें मार्क्स से संबंधित कुछ संदेह उत्पन्न करने वाले जो कथन हैं और उसकी अन्य समानार्थी अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। मार्क्स ने ईगल और ल्यूकॉक्स के साथ मिलकर जो विचार प्रकट किए उनमें विद्यार्थियों को कुछ कथनों के संदर्भ में संदेह हो सकता है, हम उसमें चर्चा करेंगे। मार्क्स कहते हैं कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है तथा यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता। यानी एक बहुत बड़ी बात कही है कि जब तक भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता होती है वो ही हमारे समाज की फाउंडेशन बनती है, क्योंकि भौतिक आधार पर जब हमें आवश्यकता होगी हम उत्पादन के संसाधनों पर अपना अधिकार रखेंगे, हमारे व्यवहार संगठित होंगे और वो संगठन होना कहीं ना कहीं इंटरेक्शन को बढ़ावा देता है, अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है और उस स्थिति में समाज का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार ईगल नाम के जो विद्वान थे वो कहते हैं पदार्थ चेतना की उपज नहीं है अपितु चेतना स्वयं पदार्थ की ही सर्वश्रेष्ठ उपज है। अर्थात कोई भी चीज़ हम इमेजिन करते हैं जो पदार्थ है वो चेतना की उपज नहीं है। यानी हमारे मन में यदि रसगुल्ला खाने का विचार आए तो ये जो रसगुल्ला जो पदार्थ है वो हमारी चेतना की उपज नहीं है, बल्कि चेतना स्वयं पदार्थ की सर्वश्रेष्ठ उपज है। जब तक हमारे दिमाग में थॉट नहीं आएगा ना रसगुल्ले का, तब तक हम रसगुल्ला बनाकर उसको फिजिकली नहीं देख पाएंगे। तो ये इसका मतलब यही है कि चेतना जो होती है वो पदार्थ की सर्वश्रेष्ठ उपज है। मार्क्स ने इसके विरोध में कहा, वो कहता है चेतना पदार्थ की उपज है ना कि पदार्थ चेतना की उपज है। मतलब वो कहता है पदार्थ से ही चेतना का निर्माण हुआ है। यानी इसको आप यूँ समझें, ईगल तो कहता है कि रसगुल्ले का विचार पहले आया फिर रसगुल्ला आया, और मार्क्स कहता है कि रसगुल्ला पहले था, उसको देखकर फिर रसगुल्ले का स्वाद विचार में आया। यानी चेतना जो है वो पदार्थ की उपज है ना कि पदार्थ चेतना की उपज। ठीक इसी प्रकार मार्क्स कहता है हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है। यानी उसने सिर के बल का मतलब विचार। वो कहता है कि हीगल ने जो द्वंद्ववाद की अवधारणा दी है सिर के बल विचारों के बल बताई है और मैंने उसे पैरों के बल यानी कि भौतिकवाद यथार्थ पर खड़ा कर दिया है। लेकिन ल्यूकॉक्स नाम के जो विद्वान थे उन्होंने विपरीत कहा कि मार्क्स सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है। मतलब वो मार्क्स को उल्टा मानता है और उन्होंने कहा कि मार्क्स तो खुद सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है। तो ल्यूकॉक्स का भी ये एक विचार प्रकट होता है। ठीक इसी प्रकार हैरिस नाम के जो विद्वान है वो कहते हैं हीगल का द्वंद्ववाद मार्क्स एवं एंजल्स की पीठ पर बैठा हुआ बंदर है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है कि किस विद्वान ने ईगल के द्वंद्ववाद को मार्क्स और एंजल्स की पीठ पर बैठा हुआ बंदर बताया। उत्तर आएगा हैरिस। तो ये भी एक कथन के रूप में माना जाता है। ईगल कहते हैं समस्त सामाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के आपसी संघर्ष का परिणाम है। यानी वो कहता है कि जो सामाजिक परिवर्तन है या विकास है ये विरोधी तत्व विचारों के आपसी संघर्ष के परिणाम का ही परिणाम माना गया है। इसे चेतनाओं के द्वंद्व के रूप में ईगल ने बताया, भौतिक तत्वों के द्वंद्व के रूप में मार्क्स ने बताया, द्वैत चेतना के रूप में ग्राम्सी ने बताया और चेतना के सिद्धांत के रूप में ल्यूकॉक्स ने बताया है। ठीक इसी प्रकार मार्क्स इस संपूर्ण विचारधारा को आर्थिक निर्धारणवादी विचारधारा के रूप में मान्यता
देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार प्रश्न आता है कि भारत का कार्ल मार्क्स कौन है। तो कैथलीन गफ को भारत का मार्क्स कहा जाता है। इन्होंने तमिलनाडु के थंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक पृष्ठभूमि में अध्ययन किया और मार्क्स के एशिया के संबंध में जो प्रस्तुत विचार थे उनसे सहमत नहीं थे और उस स्थिति में गफ को भारत का कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने कुछ अवधारणाएं दी हैं, जिसमें एक है बुर्जुआकरण। बेसिकली ये अवधारणा गोल्डथॉर्प की है। इसका अर्थ होता है कि जब श्रमिकों की स्थिति बेहतर होने लगती है तो इसे बुर्जुआकरण कहते हैं। अर्थात सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ बनाने की जो प्रक्रिया है, जब मध्यम वर्ग के लक्षण निम्न वर्ग में आने लगते हैं तब इसे बुर्जुआकरण कह सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं यह अवधारणा एक गतिशीलता का पर्याय है। इसमें सर्वहारा वर्ग को कुछ अधिकार मिलते हैं और वो कुछ पूंजीपतियों के समान लक्षण रखने लगते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको बुर्जुआकरण कहा गया। ठीक इसी प्रकार सर्वहाराकरण की एक अवधारणा है जो कार्ल मार्क्स कहते हैं। इनके अनुसार जब अधिक गरीब बनने की प्रक्रिया, अर्थात पूंजीपतियों की तुलना में लगातार गरीब होने जाने की प्रक्रिया बढ़ने लगती है, मध्यम वर्ग में निम्न वर्ग के लक्षण आने लगते हैं, जैसे हम ये कहते हैं गरीब और गरीब होने लग जाता है, तब यह प्रक्रिया दरिद्रीकरण या सर्वहाराकरण कहलाती है। सर्वहाराकरण को आप यूँ कह सकते हैं, जब कोई व्यक्ति गरीब होने की ओर अग्रसर हो जाए, उसकी कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी बन जाए कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, दरिद्र होता जा रहा है, ये सर्वहाराकरण है। ठीक इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज की अवधारणा दी। इनका कहना था ऐसा भ्रष्ट पूंजीवादी समाज जो चरम व्यक्तिवादिता और भौतिकवादिता पर आधारित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष एवं दुर्गति उत्पन्न होती है, उसे नियंत्रित करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, उसे नागरिक समाज कहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स को अपने विचारों के कारण कभी स्थायित्व नहीं प्राप्त हुआ। उसे कभी जर्मनी, फ्रांस, प्रशा, इंग्लैंड में रहना पड़ा और इंग्लैंड की अवधारणाओं में उन्होंने अध्ययन करके भ्रष्ट पूंजीवादी समाज की चरम व्यक्तिवादिता के आधार पर इन्होंने सिविल सोसाइटी का उदाहरण दिया। इन्होंने एक अवधारणा दी है पेटी बुर्जुआ या पतित बुर्जुआ। ये मार्क्स की अवधारणा है। इसमें वे छोटे पूंजीपति जो ना तो श्रमिक होते हैं, ना अपने यहाँ श्रम नियोजित करते हैं, बल्कि वो स्वतंत्र उद्यमी होते हैं, जैसे दुकानदार, ठेले वाले जो अपना स्वयं का ठेला चलाते हैं, इसे पेटी बुर्जुआ या पतित बुर्जुआ कहते हैं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा में जो बुर्जुआकरण और सर्वहाराकरण की अवधारणा दी, उसमें कुछ स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली अवधारणाओं के बारे में बताया। जो ना तो श्रमिक है ना पूंजीपति है, उन्हें पतित बुर्जुआ या पेटी बुर्जुआ कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ समानार्थी शब्दावलियाँ थी। आशा नहीं पूर्ण विश्वास से आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।